Everyone, let's talk about Indian Constitution. Constitution is an aggregate of fundamental principles or established precedents that constitute to legal basis of a polity, organization or other type of entity and commonly determine how that entity is to be governed. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पहली बात हिंदी में बोलते हैं संविधान, ठीक है। और इसके अंदर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि ऑफिशियल्स बनाते हैं और उसको इस्टेब्लिश किस तरीके से करते हैं ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंटिटी मतलब पीपल, और कॉमनली डिटरमाइंड हाउ दैट एंटिटी इज़ टू बी गवर्नड, और जो उस एंटिटी है जो कि मतलब हमारे जो पीपल जो उस कंट्री को संभालते हैं, जो उनका वर्क फ्लो चलाते हैं, उनको गवर्न करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड विच इंक्लूड्स 444 आर्टिकल्स in 22 parts, 12 schedules and 124 amendments with 1,46,385 words. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और उससे छोटा जो मतलब सबसे जो छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है वो है मोनाको का। मोनाको इज़ द कंट्री जिसकी कैपिटल है मॉन्टी कार्लो। आप प्लीज़ नोट कर सकते हैं, मॉन्टी कार्लो इज़ द कैपिटल ऑफ मोनाको। और मोनाको का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। और जो सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। So let's talk about Constitution of India. It was adopted by the Constituent Assembly of India in 26 November 1949. अब ये Constituent Assembly क्या है? Constituent Assembly वो असेंबली है जहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स मिलके एक तैयार करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, और उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक कंट्री के अंदर ताकि लॉ एंड ऑर्डर रहे और सब कुछ अपने तरीके से और अपने सिस्टमेटिक वे से चलता रहे। उसको मनाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएट की जाती है। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी तो वो कब बनी थी? 26 नवंबर 1949 एंड बिकेम इफेक्टिव ऑन 26 जनवरी। और ये तैयार कब तक हुई? 26 जनवरी 1950। तो यही रीज़न है कि हम रिपब्लिक डे कौन से दिन को मनाते हैं? 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था पूरे अच्छे तरीके से। तो अच्छा, जो मेन जो पर्सन थे जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत की थी और मतलब बहुत ज़्यादा अपना लगाया था, उनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। लेट्स टॉक अबाउट कि हम ये बना कैसे था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाउ इट वाज मेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो टोटल जो मतलब किस तरीके से बना था उसके कुछ कंट्रीज़ को के आइडियाज़ हैं जो कि इंडिया ने ऑप्ट किए थे ताकि वो चीज़ें भी हम इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकें। जैसे कि लेट्स टेक दैट वन, इंग्लैंड से हमने क्या आइडिया लिया है? पार्लियामेंट एक जैसे अभी जो पार्लियामेंट है दिल्ली में, तो वो पार्लियामेंट जो है वो हमने इंग्लैंड से लिया है कि वो भी एक चीज़ होती है। सिंगल सिटीजनशिप एंड प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्राइम मिनिस्टर एक एंटिटी है, तो जो प्राइम मिनिस्टर की जो एंटिटी है वो हमने इंग्लैंड से लिया है। सेकंड इज़ अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिए हैं। और प्रेसिडेंट का जो एंटिटी है हमने वो भी अमेरिका से लिया है। थर्ड इज़ यूएसएसआर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एट दैट टाइम व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड तो उस टाइम यूएसएसआर था, लेकिन अब वो रशिया हो गया है। यूएसएसआर हम इसलिए बोलते हैं, यूएसएसआर उस टाइम था जब यूरोपियन कंट्रीज़ और रशिया एक साथ थे, लेकिन उसके बाद जब वो सेपरेट हुए हैं वो रशिया अलग हो गया है और यूरोपियन कंट्रीज़ अलग हो गई हैं। तो हमने उनसे क्या आइडिया लिया है?
5-year plan of fundamental duties. Now the next one is Germany. जर्मनी से हमने एमरजेंसीज ली हैं, जैसे कि नेशनल एमरजेंसी, स्टेट एमरजेंसी, फाइनेंशियल एमरजेंसी. फाइनेंशियल एमरजेंसी हमने अमेरिका से ली है, तो इसके बारे में मैं और डिटेल में बताना चाहूँगा. जो तीन मैंने अभी एमरजेंसी के नाम बोले हैं, नेशनल एमरजेंसी और जो स्टेट एमरजेंसी, ये दोनों एमरजेंसीज हमने जर्मनी से आइडिया लिया है, जो कि आर्टिकल अंडर सेक्शन 352 से लेके 356 तक आते हैं. अब तक इंडिया के अंदर 4 टाइम्स नेशनल एमरजेंसी लग चुकी है. नोट कर लीजिएगा, जो नेशनल एमरजेंसी 4 टाइम्स जो लगी हैं वो कौन से ईयर में लगी है. 1962, 1965, 1971, 1975 से लेके 1978. ये जो लास्ट एमरजेंसी थी वो 3 साल तक लगी थी, 75 से लेके 78 तक. और जो एमरजेंसीज होती हैं वो बेसिकली प्रेसिडेंट ही लगा सकता है कंट्री का. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जापान. जापान से हमने प्रोसीजर ऑफ लॉ लिया है कि हाउ द लॉ का जो प्रोसीजर है वो कैसा रहे. तो उसको मेंटेन रखने के लिए हमने जापान से ये आइडिया लिया है कि हाउ टू मेंटेन द प्रोसीजर ऑफ द लॉ. इसके बाद नेक्स्ट है कनाडा. कनाडा से हमने अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर लिए हैं. हर स्टेट का एक गवर्नर होता है, तो उसको अपॉइंट करने के लिए भी हमने ये आइडिया लिया है, वो लिया हमने कनाडा से. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया का जो है, ऑस्ट्रेलिया से हमने फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स लिया है. ट्रेड एंड कॉमर्स का फ्रीडम से आप ये समझ सकते हैं कि ट्रेड, अगर हम फ्रीडम नहीं दे ट्रेड के लिए, तो हम अपनी इस कंट्री के अंदर विद इन द कंट्री ही रह जाएंगे. विदाउट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अगर नहीं होगा तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा. रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी. डेवलपमेंट नहीं होगी तो कंट्री में पॉवर्टी का लेवल बढ़ता जाएगा. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हैव अ ट्रेड एंड कॉमर्स. नेक्स्ट इज आयरलैंड. आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. कैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हों, क्योंकि हर कोई इंसान प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, सिर्फ एक ही इंसान प्रेसिडेंट बनता है, तो उसके लिए इलेक्शंस होने ज़रूरी हैं. तो इलेक्शंस का जो आइडिया है प्रेसिडेंट का, वो हमने आयरलैंड से लिया है. और हमने क्या लिया, DPSP, जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बेसिकली उन चीज़ों के लिए है जो कि गवर्नमेंट ने बनाई तो हैं हमारी वेलफेयर के लिए, मतलब सिटीज़न जो इंडिया के हैं उनकी वेलफेयर के लिए बनाई गई हैं. कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन उनको हमें मानना या ना मानना हमें कोई फोर्सफुली कोई नहीं कह रहा है उस चीज़ के लिए. ठीक है. जैसे कि मैटरनिटी लीव और फेटर्निटी लीव दी जाए, वो सेक्शन अंडर 42 में आती है. अब वो जो ये जो रूल है, ये बेसिकली कुछ कंपनीज मानती हैं, कुछ कंपनीज नहीं मानती हैं, तो वी कैन नॉट फोर्स एनीवन फॉर दिस. ठीक है. अब जैसे कि सेक्शन 40 में कहा गया है ग्राम पंचायत बनाई जाए. कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई थी, वो 73rd अमेंडमेंट में हुई थी, लेकिन उससे पहले ग्राम पंचायत बनाई जाएगी, उसके वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आते थे. ऐसे और भी पॉइंट्स हैं जो कि मैं फर्दर डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी के लिए हम पढ़ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना. ठीक है. नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट्स ली थी. अमेंडमेंट्स क्या? अमेंडमेंट्स मतलब अब एक बार ही तो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें जब वो इम्प्लीमेंट होती हैं उसके बाद ही पता लगती हैं कि हम उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जो कि हमारे वेलफेयर ऑफ द सिटीज़न ऑफ द इंडिया हो. ठीक है. तो उसके लिए वो अमेंडमेंट्स होनी ज़रूरी हैं. तो जो अमेंडमेंट्स हैं, करेक्शंस हैं, वो कैसे हो, वो भी हमने क्या लिया है, आइडिया लिया है साउथ अफ्रीका से. ठीक है. नेक्स्ट इज़ फ्रांस. फ्रांस से हमने यूनिटी एंड लिबर्टी ली है. यूनिटी एंड लिबर्टी, यूनिटी तो सबको पता है कि यूनिटी मतलब हमें यूनिटी के साथ रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हैं. ठीक है. हमें यूनिटी के साथ रहना है. लिबर्टी हाँ ऑब्वियसली फ्रीडम होना चाहिए सबको अपने एजुकेशन, सबको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वही चीज़ें हैं सब. ठीक है. तो ड्यूरिंग
मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 13 कमिटीज़ वर ऑल्सो मेड। अब ये सब तो 10 कंट्रीज़ के मैंने बता दिया कि ये कैसे क्रिएट हुआ, क्या क्या हमने आइडियाज़ लिए, ठीक है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एक अदर नेम भी दिया गया है जो कि है बैग ऑफ बोरिंग्स। बैग ऑफ बोरिंग्स वो इसलिए दिया गया है बिकॉज कोई भी एट द टाइम ऑफ फ्रीडम, उस टाइम कुछ भी किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन हमें सीखना था। सीखने के लिए हमें कुछ कंट्री से कुछ लेना था कि हम क्या क्या ऑप्ट कर सकते हैं जो कि हमारे कंट्रीज़ के लिए वेलफेयर के लिए है। तो उस चीज़ के लिए हमने ये 10 कंट्री से ये सब चीज़ें ली हैं, ठीक है। इसके बाद जो 13 कमिटीज़ बनी थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट कमेटी जो है यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। और नेक्स्ट है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी जो चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। थर्ड इज़ फंडामेंटल राइट कमेटी। फंडामेंटल राइट कमेटी के जो चेयरमैन थे उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है। फोर्थ है रोल ऑफ प्रोसीजर कमेटी। रोल ऑफ प्रोसीजर कमेटी के जो चेयरमैन थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उसके बाद फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के जो चेयरमैन थे A.N. सिन्हा जी। और उसके बाद फ्लैग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे J.P. कृपलानी। और उसके बाद लास्ट जो कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया था, जो कि जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बेसिकली जो मेन जो वर्किंग होती है वो ड्राफ्टिंग कमेटी की होती है, बिकॉज उन्होंने ही पूरा वो तैयार करना होता है कि कौन से सेक्शन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो और क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्या क्या राइट्स थे, और ये सब चीज़ें कौन से पार्ट्स में आएंगी, शेड्यूल्स, अमेंडमेंट्स, ये सब चीज़ें जो थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी ही करता है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि जो मेन जो हमारे पर्सन थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने इसके ऊपर सबसे ज़्यादा योगदान दिया, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स 6 हैं, सबको पता है, तो थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स में फर्स्ट जो है वो है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब है कि everybody has the right to live equal सबको मिलना चाहिए, सब कुछ इक्वल होना चाहिए। इक्वल इन द सेंस ये नहीं कि सबकी इनकम इक्वल हो, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वल इन द सेंस कि अगर कोई गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो उसके अंदर वो कोई भेदभाव ना हो, सबको इक्वल ही गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ मिले, ताकि सबका वेलफेयर हो, ना कि ये है कि हाफ लोगों को मिल रहा है, हाफ लोगों को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो राइट है ये आर्टिकल अंडर सेक्शन 14 to 18 में आते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 जो है वो बेसिकली आर्टिकल 12 to 35 होते हैं, वो टोटल है, लेकिन राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 to 18 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम सबको पता है कि फ्रीडम ये सबका राइट है कि फ्रीडम होनी चाहिए। एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू फ्रीडम, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ रोमिंग अराउंड, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, एंड राइट सब कुछ है, ठीक है। तो वो किसके अंदर आते हैं, आर्टिकल अंडर सेक्शन 19 to 22। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन comes under the section 23 to 24. Next is right to freedom of religion. Right to freedom of religion comes under section 25 to 28. Next is cultural and educational rights. Cultural and educational rights comes under the section 29 to 30. Last one is right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies comes under the section 32 to 35. ये थी हमारे फंडामेंटल राइट्स। थैंक यू एवरीवन। आई होप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।